तो चलिए आज हम एक बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक विश्लेषण करने वाले हैं। हम मुगल सम्राट औरंगजेब की उस उलझी हुई विरासत को डिकोड करेंगे, जिसने एक तरफ तो साम्राज्य को उसकी चरम सीमाओं तक पहुंचा दिया, लेकिन दूसरी तरफ सच कहें तो उसी के विनाश के बीज भी बो दिए। ये इतिहास के सबसे बड़े विरोधाभासों में से एक है और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। और इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमने आज के इस विश्लेषण को 5 हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे सत्ता के खूनी रास्ते से, फिर बात करेंगे उनके दशकों लंबे शासन की, उसके बाद उनके साम्राज्य के विस्तार और उससे आई थकावट की, फिर कट्टरता की ओर वापसी, और आखिर में मुगल साम्राज्य के उस बेहद तेज पतन की। हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण सीधे तौर पर ऐतिहासिक दस्तावेजों पर आधारित है, और यकीन मानिए इन्हीं पन्नों में वो सारे सुराग छिपे हैं जो सत्ता के इस अजीबोगरीब विरोधाभास को समझने में हमारी मदद करेंगे। तो आइए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सत्ता का खूनी रास्ता। देखिए, ये जानकर सच में हैरानी होती है कि अराजकता कितनी तेजी से फैल सकती है। बात 1657 की है, जब सम्राट शाहजहां बीमार पड़े। वो चाहते थे कि गद्दी उनके सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को मिले, लेकिन जैसा कि अक्सर इतिहास में होता है, उत्तराधिकार की ये इच्छा एक भयंकर युद्ध में बदल गई, जिसने पूरे मुगल दरबार को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। अब यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाती है, वो है औरंगजेब की रणनीति की निर्ममता। अपने रास्ते के हर खतरे को जड़ से खत्म करने की उनकी भूख इस कदर हावी थी कि उन्होंने अपने ही बड़े भाई दारा शिकोह को मारकर उसका कटा हुआ सर अपने पिता को पेश किया। जरा सोचिए इस बारे में। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपने एक और भाई को मार डाला, दूसरे को देश से निकाल दिया और अपने पिता शाहजहां को तो जिंदगी भर के लिए आगरा के किले में कैद ही कर दिया। और फिर अपने सभी प्रतिद्वंदियों को रास्ते से हटाने के बाद 1658 में उन्होंने खुद को सम्राट घोषित कर दिया। और नाम क्या चुना? आलमगीर। इसका सीधा मतलब होता है विश्व विजेता। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि ये उनकी आजीवन महत्वाकांक्षाओं का एक बहुत बड़ा सुराग था। वो पूरी दुनिया को जीतना चाहते थे। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, सिंहासन पर दशकों का राज। उनके शासनकाल को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। जहां दिल्ली के सुल्तानों का औसत शासनकाल मुश्किल से 9 साल होता था, वहीं औरंगजेब से पहले के मुगलों ने औसतन 27 सालों तक राज किया था। और यही वो स्थिरता थी जो मुगल ताकत की असली रीढ़ थी। लेकिन औरंगजेब के मामले में एक बेहद चौंका देने वाला नंबर सामने आता है, और वो है 49। जी हाँ, औरंगजेब ने लगभग 49 सालों तक शासन किया। ये एक अविश्वसनीय रूप से लंबा शासनकाल था, जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक और सामाजिक नक्शे को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अब आते हैं हमारे तीसरे खंड पर, विस्तार और थकावट। दरअसल उनका पूरा शासनकाल एक बहुत बड़े विरोधाभास में उलझा हुआ था। एक तरफ तो मुगल साम्राज्य ने अपना सबसे बड़ा भौगोलिक विस्तार हासिल किया, वो दक्षिण के कई हिस्सों तक पहुंच गए, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें लगातार बड़े बड़े विद्रोहों का सामना करना पड़ा। नौबत तो यहाँ तक आ गई कि उन्हें अपनी जिंदगी के आखिरी 25 साल दक्खन में लगातार युद्ध लड़ते हुए बिताने पड़े। अब जाहिर है, इन विद्रोहों को कुचलने के लिए इतनी विशाल सेनाओं को बनाए रखना कोई आसान काम तो था नहीं। इसका सीधा असर उनके शाही खजाने पर पड़ा, जो बहुत तेजी से खाली होने लगा। इस लगातार युद्ध की स्थिति ने पूरे प्रशासन को जैसे निचोड़ कर रख दिया। चलिए अब बात करते हैं चौथे खंड की, कट्टरता की ओर वापसी। युद्ध के मैदान से हटकर अगर बात करें तो औरंगजेब ने अपने लिए एक बेहद सादा जीवन चुना। वो इस्लाम के सुन्नी संप्रदाय से थे और धार्मिक रूप से इतने सख्त थे कि उन्होंने दरबार में संगीत और नृत्य जैसी कलाओं तक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। ये चीज़ें उन्हें गैर इस्लामी लगती थीं। ये पिछली मुगल भव्यता और शानो शौकत के बिल्कुल उलट था। इसके अलावा उन्होंने एक और बहुत बड़ा फैसला लिया, जजिया कर की वापसी। ये गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला एक विशेष कर था, जिसे औरंगजेब ने फिर से सख्ती से लागू कर दिया। और इस एक फैसले ने साम्राज्य में रहने वाले लाखों लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को जड़ से हिला दिया। अगर हम सम्राट अकबर की नीतियों से इसकी तुलना करें तो ये एकदम यू टर्न था। जहां अकबर ने एक सहिष्णु रवैया अपनाते हुए जजिया और हिंदू तीर्थयात्रा कर समाप्त कर दिए थे, वहीं औरंगजेब ने उन दोनों करों को फिर से थोप दिया।
ये नीतियां ऐतिहासिक रूप से बहुत विवादास्पद रहीं। और अंत में हमारा 5वां और आखिरी खंड, साम्राज्य का तेज पतन। तो विस्तार और कट्टरता से भरे इस 49 साल के शासन का अंततः नतीजा क्या निकला? खैर, ऐतिहासिक स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि औरंगजेब के ये फैसले ही अंततः उनके इतने विशाल साम्राज्य के पतन का कारण बने। उनके अंतहीन सैन्य अभियानों के कारण जो भयंकर वित्तीय और प्रशासनिक थकावट पैदा हुई थी, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि 1707 में उनकी मृत्यु के ठीक बाद मुगल साम्राज्य के ताश के पत्तों की तरह ढह जाने का ये एक बहुत बड़ा कारण था। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बेहद दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सब कुछ अपने नियंत्रण में रखने की उस अथक महत्वाकांक्षा ने ही अंततः उनके साम्राज्य की बर्बादी तय कर दी थी? क्या विश्व विजेता ने सचमुच अपने ही साम्राज्य को उस हद तक जीत लिया जहां उसका दम ही घुट गया? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।